हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को पता है कि हम क्या डिस्कस करें आजकल टॉपिक मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ शेयर। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है। पहला मेथड हमने डिस्कस कर लिया है, नेट असेट्स मेथड हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस कर लिया है। आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी यील्ड मेथड, उसका पहला पार्ट डिविडेंड मेथड। कौन सा पार्ट? ये कौन सा? यील्ड मेथड का पहला पार्ट डिविडेंड यील्ड मेथड आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी। ठीक है, डिविडेंड यील्ड मेथड मतलब कि ये एक ऐसा मेथड होता है, क्योंकि जो हमारा पहला मेथड था तो उसके ड्रॉबैक क्या थी। पहला मेथड ये था कि वो उस समय यूज़ किया जाता था जिससे भी कंपनी कहाँ जाती है, लिक्विडेशन में जाती है। यदि कंपनी रनिंग कंपनी है, आज चली है, उसने पता नहीं कहाँ तक कितने सालों तक बिजनेस करना है, उस केस में पहला वाला मेथड यूज़ नहीं किया जाता है। तो उसके लिए हमारे पास कौन सा मेथड यूज़ करते हैं? यील्ड मेथड में होते हैं। इसमें जो हमारा जो ये वाला दूसरा मेथड है डिविडेंड यील्ड मेथड, उस केस में किया जाता है जिस समय जो हमारे जो पर्सन है वो इंपॉर्टेंस डिविडेंड को देता है। चाहे कंपनी अच्छी चल रही है, चाहे कंपनी बुरी चल रही है, उसको इस चीज़ के कोई मतलब नहीं होता है। उसको ये होता है कि वो उस कंपनी के शेयर को ज़्यादा वैल्यू देगा जो रेगुलर डिविडेंड देती है, क्योंकि वो वीक उसको इनकम सोर्स रेगुलर चाहिए होता है। तो ऐसे बहुत सारे शेयर होल्डर होते हैं। कोई जो जिसने सारी उम्र जॉब कर ली है, वो एंड में क्या जाता है कि रेगुलर डिविडेंड मिलता रहे। ठीक है, तो इस टाइप के काफ़ी सारे शेयर होल्डर होते हैं। काफ़ी ये भी रीज़न होता है कि उनका इनकम सोर्स ही यही होता है। ठीक है, तो शेयर होल्डर इज मोर इंटरेस्टेड इन द रिटर्न ऑन हिज इन्वेस्टमेंट। ठीक है, एंड द प्राइस, मतलब कि वो किस पर ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं? जो रेगुलर उनको रिटर्न देती रहती है। ठीक है, ही डिपेंड अपॉन द अमाउंट ऑफ डिविडेंड एंड कैन बी एक्सपेक्टेड, मतलब कि वो अब उनकी वो डिविडेंड पर डिपेंड होते हैं। ठीक है, बोलते हैं कि जो डिविडेंड देगा हमें रेगुलर देगा, हम उस कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करेंगे। यदि हमारी यदि सोच ये है कि हमने उस कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करना, मतलब कि उस कंपनी की डिमांड बढ़ जाएगी, डिमांड होने से, है ना, तो वो उसको इंपॉर्टेंस देते हैं, तो उसकी वैल्यू भी बहुत ज़्यादा आंकेंगे। ठीक है, इन दिस मेथड कंपेयरिंग द एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डिविडेंड, इसमें मेथड क्या है? एक्सपेक्टेड मतलब मैं कितना चाहती हूँ कि इतना डिविडेंड मिले, विद द नॉर्मल रेट ऑफ डिविडेंड, क्योंकि उस इंडस्ट्री में नॉर्मल कितना डिविडेंड चला हुआ है एज प्रिवेलिंग इन दैट इंडस्ट्री। ठीक है, तो हम मेथड अभी स्टार्ट करते हैं। इसका फार्मूला क्या है? सबसे पहले वैल्यू ऑफ शेयर। इसकी वैल्यू ऑफ शेयर हम कैसे निकालते हैं? एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डिविडेंड, है ना, आपको मैं बता दिया कि क्या एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डिविडेंड कैसे कैलकुलेट करते हैं, बताते हैं। इसका फार्मूला क्या है? एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डिविडेंड मल्टीप्लाई बाय पेड अप वैल्यू ऑफ शेयर। जैसे कि यदि किसी शेयर होल्डर से 8 रुपये मंगाए तो 8 रुपये मल्टीप्लाई बाय कर देंगे पेड अप वैल्यू ऑफ शेयर, है ना, डिवाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कौन सा होता है? जो उस इंडस्ट्री, जैसे कि समझो ऑटोमोबाइल की कंपनी में मैंने पैसा इन्वेस्टमेंट किया है, तो हम ये कहते हैं ऑटोमोबाइल जो इंडस्ट्री है नॉर्मली कितना डिविडेंड देती है, वो वाला रेट, है ना। और एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डिविडेंड मतलब उस मेन कंपनी जिसमें मैं इन्वेस्टमेंट करना चाहती हूँ उसका कितना रेट है। ठीक है, तो इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? 3 टॉपिक आ गए ना हमारे पास। पेड अप वैल्यू ऑफ शेयर, ये तो हमें बैलेंस शीट की पता चली जाएगी कितना 8 रुपये मंगाए हैं, 10 रुपये मंगाए हैं, वहाँ से उठा लेंगे। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न भी हमें आराम से मिल जाएगा क्वेश्चन में कि इस इंडस्ट्री का नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न ये चला हुआ है। ठीक है, डिविडेंड चला हुआ है। ठीक है, और हमारा एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डिविडेंड ये हमने कैलकुलेट करना है। उसका फार्मूला हम देख लेंगे कैसे कैलकुलेट करना है। एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डिविडेंड कैसे निकालेंगे? प्रॉफिट ऑफ द कंपनी, उस कंपनी का प्रॉफिट कितना है, उस कंपनी का प्रॉफिट कितना है। ठीक है, और उसमें माइनस क्या कर देंगे? इनकम टैक्स। जैसे आपको प्रॉफिट कहाँ से मिल जाएगा? उस कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से प्रॉफिट मिल जाएगा कंपनी का, उसमें माइनस क्या कहते हैं? इनकम टैक्स माइनस करते हैं, तो क्या आ जाएगा? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ जाएगा। ठीक है, आफ्टर टैक्स के बाद आपको पता है कि पहले हम क्या बनाते थे? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते थे ना, तो आपने ऐसा करना है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ गया, नेट प्रॉफिट वाला आपको कंसेप्ट याद आ गया होगा। फिर उसमें से हम रिजर्व नहीं बनाते, जनरल रिजर्व, उसमें से माइनस कर दो ट्रांसफर टू रिजर्व, ट्रांसफर टू अदर रिजर्व। अदर रिजर्व मतलब डिविडेंड रिडम्पशन फंड में डाल दो पैसा। ठीक है, फिर प्रेफरेंस डिविडेंड, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को जो डिविडेंड दिए थे वो भी माइनस कर दो। जो भी अमाउंट बच गया, अब किसका अमाउंट बच गया? सभी को तो दे दिया, एंड में किसका बन गया? एक्सपेक्ट डिविडेंड शेयर होल्डर का बच गया, तो उसको हम क्या कहते हैं? अमाउंट अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन अमंग इक्विटी शेयर होल्डर। जो भी पैसा बच गया वो किसका बच गया? इक्विटी शेयर होल्डर का पैसा बच गया। ठीक है, अब एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डिविडेंड कैसे कैलकुलेट करेंगे? हमने परसेंटेज में कन्वर्ट करना है ना। अभी तो अमाउंट आ गया कि इतना अमाउंट शेयर होल्डर का है, तो जितना अमाउंट ऊपर आ गया डिवाइडेड मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय टोटल पेड अप इक्विटी कैपिटल। टोटल पेड अप ये हमें बैलेंस शीट से पता चल जाएगा। उन्होंने 8 लाख दिया है, 5 लाख दिया है, वो नीचे पूरा कर दो, है ना। ऊपर ये वाला अमाउंट आ गया, मल्टीप्लाई बाय 100 आ गया, तो एक्सपेक्टेड रेट ऑफ एक परसेंटेज आ जाएगी। एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डिविडेंड आ गया,
मल्टीप्लाई बाय यदि 8 रुपये दिए हैं, डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ डिविडेंड जो इंडस्ट्री का नॉर्मली चला हुआ है, समझो 10% चला हुआ है, 5%, ये भी हमें क्वेश्चन में दिया होगा, ये भी क्वेश्चन में दिया होगा, ये हमने निकालना है, ये आपको पता है। आप चलिए ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के प्रॉफिट में से इनकम टैक्स माइनस कर दीजिए, रिजर्व में ट्रांसफर अदर रिजर्व माइनस कर दीजिए, डिविडेंड प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस कर दीजिए, तो ये वाला मेथड आ गया। ठीक है, आपको मेथड समझ आ गया कि इसमें ऐसे हम क्या निकाल लेते हैं, वैल्यू ऑफ शेयर। पहले आप फार्मूला लिखो, यदि आपने न्यूमेरिकल भी कभी करना हो तो पहले फार्मूला लिखो, ये सारा लिख दिया, उसके बाद न्यूमेरिकल करो। यदि आपको थियोरी का क्वेश्चन आ जाता है, इस सभी पहले थियोरी का क्वेश्चन आता है, ये सब कुछ लिखो, फिर उसके बाद इसका एक छोटा सा न्यूमेरिकल खुद ही बना के फिट कर दो, तो आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, ये तो हमारा डिविडेंड यील्ड मेथड। तो इसकी डिसएडवांटेज क्या है, क्योंकि इसमें जो देखो हो सकता है ये कंपनी बहुत ही अच्छी है, बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिट कमा रही है, वो जैसे प्रॉफिट कमाती है और ज़्यादा प्रोजेक्ट लेती जा रही है, पैसा इन्वेस्ट करती जा रही है, लेकिन वो कंपनी डिविडेंड नहीं देती, तो आप क्या करेंगे, उस कंपनी को तो इंपॉर्टेंस देंगे ही नहीं आप। ठीक है, हो सकता है कि वेरी फाइनेंशियल वीक कंपनियाँ होती हैं, वो हाई रेट ऑफ डिविडेंड देते, है ना, और आपने उसकी वैल्यू ज़्यादा आंक ली। ठीक है, उसके ये भी गलत बात है ना कि फ्यूचर में तो नहीं वो डिविडेंड देगी, ये अच्छी कंपनी नहीं है। ठीक है, कई बार डायरेक्टर जानबूझ के ही डाटा को ऐसे मैनिपुलेट कर देते हैं। ठीक है, और इस मेथड में उसकी कंपनी की एसेट्स लाइबिलिटी को इंपॉर्टेंस दी ही नहीं गई है, सिर्फ डिविडेंड को इंपॉर्टेंस दी गई है इस मेथड में। ठीक है, फ्यूचर की गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ क्या होंगी, फ्यूचर में इस इंडस्ट्री क्या होगा, वो कुछ भी इस मेथड में नहीं दिया गया है, सिर्फ डिविडेंड को ही इंपॉर्टेंस दी गई है। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स थे जो, और ये मेथड किस समय सूट करता है, यदि ये कोई सोचता है इन्वेस्ट करता है शॉर्ट टर्म के लिए, ये उस समय ये मेथड सूट करता है। और वो बंदा सोचता है कि कंपनी रेगुलर डिविडेंड देती रहेगी, है ना, और उसके फ्यूचर पास्ट में उससे कोई लॉस ही नहीं है ना, ये सोच के चलता है, और ये तो इस सिचुएशन में ये डिविडेंड यील्ड मेथड सूटेबल होता है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। आपने डिविडेंड यील्ड मेथड अच्छे से कर लेना, ये मेरा अधूरा था थोड़ी थियरी, आपने इसके साथ और भी डिटेल में कर लेना, और साथ में इसमें एक एग्जांपल जरूर डाल देना, थियरी के क्वेश्चन में भी आपने एग्जांपल जरूर डालनी है, ताकि आपको अच्छे से भी क्लियर हो जाए, और इसकी एग्जांपल कर लेनी, फिर पिछले क्वेश्चन आपने करने हैं। ठीक है, थैंक यू।